हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसिस फॉर मेनुआ में। तो कहानी की शुरुआत होती है रिवार्ड नाम के एक शख्स से, जो एक अस्पताल के व्यस्त गलियारे में खड़ा था जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी प्रेमिका माया का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से माया की चिंतित आवाज आई। रिवर, क्या ये सच है कि तुम्हें काम पर डांट पड़ी है? रिवर ने एक गहरी सांस ली। डांट? नहीं माया, मुझे विभाग से हटा दिया गया है। 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। माया की आवाज में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो? रिवर ने कड़वाहट भरे स्वर में जवाब दिया, मैं तो अब छोड़ देना चाहता हूं माया, लेकिन मेरे पास पैसे की तंगी है। अगर मैं अभी नौकरी छोड़ दूं तो मेरे माता पिता का कर्ज कौन चुकाएगा? माया फिर चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने ऐसी बात कही जिसने रिवर को स्तब्ध कर दिया। रिवर, शायद हमें अपने रिश्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। रिवर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर वार किया हो। क्या? तुम ये क्या कह रही हो माया? माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे सहकर्मी लगातार मेरे पीठ पीछे फुसफुसाते हैं। इस बार उन्होंने तुम्हारे व्यवहार के बारे में बात की। रिवर ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया माया, मैं तो बस अपने नैतिक सिद्धांतों की रक्षा कर रहा था। लेकिन माया ने उसे फिर रोका। रिवर, मैं गंभीर बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में ठंडक थी। हम भले ही अलग अलग विभागों में हों, लेकिन हमारा रिश्ता तो ऑफिस रोमांस ही है। और अब जब तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैंक से झगड़ा हो गया है, मुझे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग मुझे तिरछी नजरों से देखते हैं। मैं इस सब में बहुत ऊर्जा खर्च कर रही हूँ। रिवर का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें तो पता है माया, हैंक ने क्या क्या गलत किया है, और अब तुम वैसी वैज्ञानिक बन रही हो जो कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती है। माया की आवाज में दर्द और थकान थी। हाँ रिवर, मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जो अनदेखा करता है, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। ये आखिरी बार है जब मैं ये बात कह रही हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। तुम अब बच्चे नहीं हो, ना ही 20 साल के। उसने एक पल रुककर कहा, मुझे माफ करना रिवर, और कृपया अब मुझे फोन मत करना। फोन कट गया। रिवर ने फोन को अपनी हथेली में जोर से भींच लिया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। उसने मन ही मन हैंक को कोसा, जिसे वो अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार मानता था, लेकिन गहरे में वे अब खुद को भी दोष देने लगा था। इस दुनिया में सिद्धांतों की रक्षा की कीमत चुकानी पड़ती है, ये वो समझ चुका था। गुस्सा करने का अब कोई मतलब नहीं था। 4 दिन पहले जब रिवर को निलंबित नहीं किया गया था, वे अपने ऑफिस में कैंसर रोधी दवाओं के बीच काम कर रहा था। तभी उसका सहायक क्रिस दौड़ता हुआ आया। रिवर, बड़ी खबर, हमारी कंपनी ने सेलिक्योर खरीद लिया है। रिवर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। सेलिक्योर? लेकिन वे तो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। क्रिस ने उत्साह से कहा, हाँ, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने इसके लिए 10 अरब का निवेश किया है। ये इसके लायक है। रिवर ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी कंपनी ने इसे पहले ही खरीद लिया। वे जानता था कि सेलिक्योर हमारी कंपनी की दवाओं से कहीं बेहतर है। उनकी दवा एलोआ के साइड इफेक्ट्स थे, चकते, और इसे लंबे समय तक लेना पड़ता था, लेकिन सेलिक्योर उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तभी ऑफिस में एक काली बालों वाली लड़की दाखिल हुई। वे रिसर्च की प्रभारी थी और सेलिक्योर की खरीद की खबर सुनकर वे भी हैरान थी। हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करके बेचना चाहिए, रिवर ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि सेलिग्नारा कंपनी अभी भी कुछ नया बना सकती है। क्या हमें कोई अच्छे नतीजे मिले थे? रिवर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, ये दवा बेहतर काम करेगी और मैं इसे किसी से भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता हूँ। बाद में रिवर उस जगह गया जहां हड्डियों के अवशेष रखे जाते थे। वो एक बूथ के पास रुका जहां एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखकर धीरे से कहा, देख, तेरा भाई आ गया। उसने अपनी छोटी बहन, जिसे वे खो चुका था, से वादा किया, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। एक नई दवा बनाई गई है और हमारी कंपनी ने इसे खरीद लिया है। मैं वादा करता हूं अब ना कोई और कैंसर से मरेगा। उसी दिन डायरेक्टर हैंक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। रिवर, तुम सेलिक्योर को लेकर इतने उत्साहित क्यों हो? हैंक ने सवाल किया। रिवर ने बिना हिचक जवाब दिया, क्योंकि ये हमारी कंपनी की दवाओं से कहीं बेहतर है। इसका क्लिनिकल क्योर रेट ज्यादा है और साइड इफेक्ट्स कम है। हैंक का चेहरा सख्त हो गया। रिवर को उस पल एहसास हुआ कि उसकी सच्चाई शायद उसे महंगी पड़ेगी। हैंक का चेहरा तनाव से सख्त हो गया। उसने रिवर की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सेलिक्योर की खामियों के बारे में सोचा है? रिवर एक पल के लिए चुप रहा। वे जानता था कि सेलिक्योर की कीमत कम है, इसके गुण हमारी दवा एलोआ से कहीं बेहतर हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है और पूर्ण रिकवरी का समय भी कम है। फिर भी वे कुछ कहने की कोशिश करने लगा। हाँ, शायद इसमें कुछ कमियां हों, उसने शुरू किया, लेकिन सेलिक्योर से इलाज में सिर्फ 2 साल लगते हैं, जबकि एलोआ को 5 साल। हैंक ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे अभी तक कोई शक नहीं, लेकिन मरीज को तो कोई एक दवा चुननी ही पड़ेगी। बताओ रिवर, कंपनी की बिक्री के लिहाज से क्या बेहतर है? रिवर का दिमाग तेजी से चला।
वे जानता था कि एलोआ की कीमत सेलिक्यूर से कहीं ज्यादा है और इसका रिकवरी पीरियड भी लंबा है। स्वाभाविक रूप से एलोआ की बिक्री ज्यादा थी। उसने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली, लेकिन हैंक ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। मैंने सेलिक्यूर इसलिए खरीदा ताकि तुम जैसे लोगों से छुटकारा पा सकूं, हैंक ने ठंडे लहजे में कहा। दीवा स्वप्न देखना बंद करो रिवर, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। रिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बाकी लोगों को इस बारे में पता है? उसने पूछा। हैंक ने व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, हमारी कंपनी में तुम जितने अक्षम और भोले लोग दो और नहीं है। ये शब्द रिवर के सीने में तीर की तरह चुभे। वे इतना उत्साहित था, लेकिन अब उसे अपमानित महसूस हो रहा था। हैंक ने आगे कहा, विज्ञान में पैसा लगता है रिवर। तुम्हारी मासिक तनख्वाह, तुम्हारी रिसर्च रिएजेंट्स, सब में पैसा लगता है। वह रिवर की ओर झुका और बोला, ये तुम्हारा विश्वविद्यालय नहीं है, ये एक कंपनी है जिसे मुनाफा कमाना है। उस पल रिवर को साफ हो गया कि हैंक कोई वैज्ञानिक नहीं था। कैंसर ड्रग विभाग में हर कोई ये जानता था, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता था। वैज्ञानिक जो कैंसर ड्रग बनाते थे वे बेहतर दवाओं के आविष्कार को अनदेखा करने का ढोंग करते थे। ये सब एक धोखा था। रिवर ने सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाया, धोखेबाज। उसने अपनी कॉफी के कप में अपनी परछाई देखी। गुस्सा, अन्याय के प्रति घृणा और तिरस्कार, ये भावनाएं उसे अंदर से खाए जा रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो उल्टी कर देगा। जिन बुजुर्गों का वे सम्मान करता था, जिन पर वे भरोसा करता था, वे सब झूठे निकले। दुनिया की सबसे अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां वे काम करता था, वे भी एक धोखा थी। अचानक रिवर का गुस्सा फट पड़ा। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे हैंक चौंक कर पीछे हट गया। तुम नीच इंसान हो, वे चीखा। खुद को वैज्ञानिक कहने की हिम्मत मत करना। हैंक के जवाब का इंतजार किए बिना रिवर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। उसका दिल भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था, लेकिन वे रुका नहीं। निलंबन के बाद का एक महीना रिवर के लिए धुंधला सा बीता। उसने खुद को शराब में डुबो दिया। वे कंट्रोल खो चुका था और उसका जीवन एक नशे की आदत में तब्दील हो गया था। उसने पूरे महीने में ज्यादातर समय शराब पीते हुए बिताया। कंपनी में मिले धोखे और निराशा ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि उसे कुछ याद ही नहीं रहा। जल्द ही रिवर ने एक डॉक्टर से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि उसे हेपेटाइटिस हो गया है। अगर तुमने शराब पीना जारी रखा, डॉक्टर ने चेतावनी दी, तो तुम्हें लिवर सिरोसिस हो सकता है और तुम मर सकते हो। रिवर ने उस पल सोचा कि जीवन पूरी तरह बेकार है, लेकिन आत्महत्या का ख्याल उसके मन में नहीं आया। वे जानता था कि अगर वे हार मान लेगा तो उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन की यादें भी बेकार चली जाएंगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वे अपनी दिवंगत बहन को और शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसे फिर से हिम्मत जुटानी थी। रिवर ने खुद को संभाला और लाइफ क्रिएशन रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने जोर से कहा, मैं रिवर हूं, कैंसर ड्रग रिसर्च विभाग से। कमरे के अंदर उसने एक युवक को अपने वर्क स्टेशन पर सोते हुए देखा। रिवर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लाइफ क्रिएशन विभाग वे जगह थी जहां फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य जैविक तत्वों पर काम होता था। यहाँ कृत्रिम रूप से जीवित कोशिकाओं का संश्लेषण किया जाता था और जीवन सृजन के नए रूपों की खोज की जाती थी। रिवर ने ऊपर देखा जहां लैब का साइन बोर्ड टंगा था। उसका नंबर देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद इस विभाग को उन प्रॉब्लमेटिक कर्मचारियों को अलग करने के लिए बनाया गया था जैसे वे, लेकिन कमरा आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। मेजों पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किट और जरूरी सिस्टम्स रखे थे। तभी उसका ध्यान एक अजीब सी आवाज की ओर गया। उसने सिर घुमाया और देखा कि एक हीटिंग यूनिट काम कर रही थी जो टेस्ट सब्सटेंस को एक निश्चित तापमान पर नियंत्रित करती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या करना है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि इतने लापरवाही से उपकरण को इस हालत में कौन छोड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि सबसे पहले उसे हीटिंग यूनिट को बंद करना होगा ताकि पदार्थ और गर्म ना हो। सावधानी से उसने चिमटे लिए और एक अज्ञात गुलाबी पदार्थ से भरी शीशी को बाहर निकाला। फिर उसने उसे ध्यान से एक अन्य कंटेनर में डाला। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, रिवर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे गुस्सा आया। ये लोग लैब को इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी जिस पर रोजलिन लिखा था। उसे तुरंत समझ आया कि ये एक कृत्रिम कोशिका थी। उसने गुलाबी पदार्थ वाली शीशी को फिर से उठाया और उसे और करीब से देखने का फैसला किया। रिवर ने शीशी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसमें झांका। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि कोशिकाएं तेजी से मर रही थीं। उसे एहसास हुआ कि शायद पदार्थ में नमक की कमी थी। उत्साह से भरा उसने एक बूंद घोल डालने का फैसला किया। उसने सावधानी से घोल डाला, लेकिन पहले तो कोई असर नहीं हुआ। अचानक सारी कोशिकाएं मर गईं। रिवर ने एक पल के लिए ठिठक कर सोचा,
मैं गलत था, उसने खुद से कहा। उसे याद आया कि पहले भी ऐसी स्थितियां आई थीं। क्या वाकई जीवन को इतनी आसानी से बनाया जा सकता था, बिना सोचे समझे? तभी उसका हाथ शीशी के उस हिस्से से टकराया जहां एक दरार थी। उसकी उंगली कट गई और खून की बूंदें टपकने लगी। दर्द से वो सिहर उठा। उसने उपकरणों की खराब हालत पर हैरानी जताई। कमरा इतना साफ सुथरा था, फिर भी उपकरण इतने खराब क्यों थे? उसने अपनी उंगली को फिर से देखा, खून रुक नहीं रहा था। उसने घाव को ध्यान से जांचा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कुछ फंसा तो नहीं। फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ा ताकि घाव को धो सके। बाथरूम में उसने अपनी उंगली पर ध्यान दिया और कुछ अजीब देखा। कट पर एक सफेद झाग बन रहा था। रिवर ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बाथरूम से बाहर आ गया। तभी वो कार्यकर्ता जो अब तक सो रहा था, उसे देखकर जाग गया। रिवर ने उसका अभिवादन किया। वो व्यक्ति अपनी सीट से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई रिवर। मैं पार्कर हूँ, यहाँ का सीनियर रिसर्चर। दोनों ने हाथ मिलाया। पार्कर ने मजाकिया लहजे में कहा, हमारे निर्वासन में तुम्हारा स्वागत है। रिवर के चेहरे पर उलझन देखकर पार्कर ने हंसते हुए समझाया, ये वो जगह है जहाँ कंपनी के सारे नाकाम लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उसने रिवर को गौर से देखा। तुम वही हो ना जिसने हाल ही में डायरेक्टर हैंक से झगड़ा किया था? रिवर ने सिर हिलाया। पार्कर ने आगे कहा, उस घटना के बाद पूरी कंपनी में हलचल मच गई थी। मुझे लगता है तुम कंपनी से बहुत निराश हो, लेकिन फिर भी तुमने नौकरी नहीं छोड़ी। आर्थिक मजबूरी, रिवर ने संक्षेप में जवाब दिया। पार्कर ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, मेरे साथ भी यही है, यहाँ सबकी यही कहानी है। फिर उसने थर्मल ब्लॉक की ओर इशारा किया। वैसे उसका क्या हुआ? रिवर ने ईमानदारी से बताया, मैंने उसे बंद कर दिया और सैंपल निकाल लिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा घोल डाला, लेकिन सारी कोशिकाएं मर गईं। पार्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा प्रयास था। मुझे खुशी है कि यहाँ एक काबिल विशेषज्ञ आया है। उसने रिवर को आश्वस्त करते हुए कहा, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमारा ये प्रयोग पिछले 2 दिनों से असफल हो रहा है। ऊपर वाले इस प्रोजेक्ट से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। पार्कर ने रिवर को एक सोडा की बोतल थमाई और कहा, चिंता मत करो, साल के अंत में एक महत्वपूर्ण सेमिनार है। रिवर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। उसने पार्कर की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सोडा की बोतल उसके हाथ से छूट गई और वो फर्श पर गिर पड़ा। पार्कर तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे होश में लाने की कोशिश की। जब रिवर ने कोई जवाब नहीं दिया, पार्कर ने अपने सहकर्मियों को चिल्लाकर बुलाया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कुछ समय बाद रिवर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अस्पताल के बिस्तर पर था। एक डॉक्टर उसके पास खड़ा था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। रिवर, तुम अभी अस्पताल में हो, डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है? रिवर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, हाँ, 4 दिन पहले मुझे हेपेटाइटिस डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हेपेटाइटिस से अनीमिया भी हो सकता है। चूंकि तुम यहाँ हो, हम तुम्हारा टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रिवर ने डॉक्टर की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका ध्यान कहीं और था। उसके सामने हवा में एक सिस्टम विंडो जैसी चीज तैर रही थी। उसमें लिखा था, जीवन का सृजन ईश्वर का क्षेत्र है। रिवर ने कांपती आवाज में डॉक्टर से कहा, मुझे कुछ दिख रहा है, एक सिस्टम विंडो। ये कह रही है कि जीवन बनाना ईश्वर का काम है। डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। रिवर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डॉक्टर रिवर की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन रिवर के सामने वो रहस्यमयी सिस्टम विंडो अब भी तैर रही थी। अचानक सिस्टम ने उसे एक नया संदेश दिखाया, आपने कृत्रिम कोशिकाएं बनाई हैं, आप मानव इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं। डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा, रिवर, उसमें क्या लिखा है? रिवर हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मुझे कुछ अजीब दिख रहा है, उसने कहा। डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शायद तुम्हें श्रवण भ्रम हो रहा है। तभी रिवर के शरीर में एक तेज ताकत का एहसास हुआ। सिस्टम ने फिर एक संदेश दिखाया, कृत्रिम कोशिकाओं ने आपके शरीर को पुनर्जनन किया है। रिवर डर गया। उसने डॉक्टर से कहा, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे किसी अलार्म घड़ी की। डॉक्टर ने चिंतित होकर पूछा,
और क्या महसूस हो रहा है। लेकिन रिवर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया और उस सिस्टम विंडो को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली ने इसे छुआ, विंडो अचानक गायब हो गई। डॉक्टर ने हैरानी से रिवर की हरकतों को देखा। रिवर, तुम आज डिस्चार्ज हो सकते हो, लेकिन कल तुम्हें न्यूरोसाइकाइट्री में जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए समय बुक कर दूंगा। रिवर ने सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ देर बाद वो अस्पताल से बाहर निकला। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसने अपने लेंस केस की ओर देखा और सोचा, शायद समस्या लेंस में थी। लेकिन जो बात उसे और परेशान कर रही थी वो ये कि बिना लेंस के भी वो सब कुछ साफ देख सकता था। ऐसा लंबे समय से नहीं हुआ था। उसके पीठ का दर्द गायब था। ऊपरी पेट में होने वाला थ्रॉबिंग दर्द भी चला गया था। उसने अपनी गर्दन और जोड़ों को जांचा, सब कुछ ठीक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने स्कूल की उम्र में लौट आया हो। लेकिन ये सब कैसे संभव था? घर पहुंचते ही सिस्टम विंडो फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने बताया, कृत्रिम कोशिकाएं आपके शरीर में डाले गए नए ड्रग्स को तोड़ रही हैं। उसने विस्तार से बताया कि कितने ग्राम ड्रग्स विघटित हो चुके हैं। उसने इसे बंद करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद ये भ्रम है जैसा उसने कल देखा था। लेकिन फिर उसने देखा कि वो स्टेटस विंडो और नोटिफिकेशन दोनों देख सकता था। ये देखकर उसका कौतूहल जाग उठा। उसने हिचकिचाते हुए सिस्टम विंडो पर क्लिक किया। विंडो में कृत्रिम कोशिकाओं और मेटास्टैटिक स्थिति के बारे में जानकारी थी। उसमें कुछ अजीब सा सिंक्रोनाइजेशन भी देखा। ये सब उसे फैंटेसी गेम्स की तरह लगा जो वो पहले किया करता था। उसे शक हुआ कि कहीं कोई छिपा कैमरा तो नहीं जो उसका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन सिस्टम विंडो इतनी वास्तविक लग रही थी कि वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। सिस्टम ने उसे बधाई दी। सृष्टिकर्ता कृत्रिम कोशिकाएं रिवर को एक नया संदेश दिखाया। आपने कृत्रिम कोशिकाएं बनाई हैं। आप मानव इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं। रिवर ने सिस्टम विंडो पर क्लिक किया। उसमें लिखा था कि कृत्रिम कोशिकाएं उसके शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे मेटास्टैटिक स्थिति या सिंक्रोनाइजेशन स्थिति को सुधारना होगा। जैसे जैसे कृत्रिम कोशिकाओं का स्तर बढ़ेगा, उसकी शारीरिक शक्ति और रिकवरी की गति में वृद्धि होगी। लेकिन रिवर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बकवास क्या है। सिस्टम उसे सृष्टिकर्ता क्यों कह रही थी? सिस्टम ने आगे खुलासा किया कि ये नोटिफिकेशन और स्टेटस विंडो कृत्रिम कोशिकाओं द्वारा बनाई गई थी, जो उसके दिमाग के नियोकॉर्टेक्स को नियंत्रित कर रही थी। इंटरफेस को उसके हिप्पोकैम्पल मेमोरी से विश्लेषित जानकारी के आधार पर डिजाइन किया गया था ताकि वो उसे परिचित लगे। फिर सिस्टम ने उसे उस पल को याद करने की अनुमति मांगी जब वो लाइफ क्रिएशन डिपार्टमेंट में था। रिवर को वो अजीब गुलाबी पदार्थ याद आया और वो क्षण जब उसने अपनी उंगली काट ली थी। जैसा कि सिस्टम ने बताया, उसका खून उस शीशी में गिर गया था जिससे एक विचित्र प्रतिक्रिया शुरू हुई। उस पदार्थ ने रिवर के शरीर में प्रवेश कर उसके अंगों को बदल दिया। तभी उसे अपने दिल में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ा। उसने अपनी हथेली को देखा जहां उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहे थे। उसे डर था कि वो पदार्थ उसके खून के साथ प्रतिक्रिया कर चुका था। सिस्टम ने पुष्टि की, कृत्रिम कोशिका अब आपके साथ है, कृपया इसे एक नाम दीजिए। रिवर ने सोचा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने एक अनोखा नाम सुझाया, नॉग, लेकिन सिस्टम ने इसे बेईमानी करार दिया। रिवर ने तर्क दिया कि ये नाम सार्थक है, लेकिन सिस्टम ने उसका मजाक उड़ाया। रिवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना तो उसे कृत्रिम कोशिका के बारे में पता था, ना ही ये कि सृष्टिकर्ता कौन था। लेकिन सिस्टम अड़ी रही कि सृष्टिकर्ता को कृत्रिम कोशिका का नाम देना होगा। बिना ज्यादा सोचे रिवर ने पहला नाम जो उसके दिमाग में आया वो बोला, रोजलिन। ये वही नाम था जो सैंपल कंटेनर पर लिखा था। सिस्टम को ये नाम पसंद आया। उसने घोषणा की, अब से रोजलिन आपकी है हमेशा के लिए। उसने आगे बताया कि जीवन का सृजन एक ऐसी घटना है जो केवल एक बार हो सकती है। रिवर को यह ध्यान रखना होगा कि अगर वो दोबारा रोजलिन को उसी तरह बनाने की कोशिश करेगा तो जीवन का सृजन नहीं होगा। रिवर कुछ देर तक सिस्टम विंडो को देखता रहा। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर भी उसने खुद को शांत किया। सब कुछ वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है, उसने मन ही मन सोचा। उसने तय किया कि कृत्रिम कोशिकाएं, सिंक्रोनाइजेशन और ये सब बकवास बाद में सोचेगा। अभी उसे उन चीजों पर ध्यान देना था जो समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अगर ये सब वास्तविक है
तो शायद यही कारण है कि अस्पताल से निकलने के बाद उसकी शारीरिक स्थिति में बदलाव आया है। सिस्टम ने उसका स्टेटस दिखाया जिसमें उसका लिवर हेल्थ इंडिकेटर 46% था। रिवर जानता था कि हेपेटाइटिस के कारण उसका लिवर ठीक नहीं था, शायद ये उसी से जुड़ा था। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि वो उसके शरीर की स्थिति को सामान्य करने पर काम शुरू कर रही है। उसने बताया कि लिवर में सूजन पाई गई है। इसके बाद सूजन को दबाने और ऊतकों के पुनर्जनन की प्रक्रिया शुरू हुई। सिस्टम ने उसकी दृष्टि को भी बहाल कर दिया और मायोकार्डियल कोशिकाओं का पुनर्जनन शुरू किया। ये सब देखकर रिवर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि अब वो बिना लेंस के भी साफ देख सकता था। सिस्टम विंडो पर कोशिकाओं की ताकत का स्तर दिख रहा था। रिवर ने सोचा कि अगर ये अधिकतम है तो ये कुल ताकत होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्तर कहाँ से आ रहा था। अगले दिन रिवर डॉक्टर के कहने पर न्यूरोसाइकेट्री विभाग पहुंचा। हालांकि उसे ये सब करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो समझता था कि उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो किसी को रोजलिन के बारे में नहीं बता सकता, ना ही ये कि वो उसके सामने कैसे दिखाई देती थी। उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे कुछ जवाब मिल सकते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उसे प्रश्नावली दे रही थी। अचानक वो खांसने लगी। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि उसे अपनी सीट छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ना पड़ा। वो दवाइयां लेने गई और रिवर ने सोचा कि शायद उसे सर्दी जुकाम है। इस तरह की स्थिति में काम करना मुश्किल होता है। उसी पल सिस्टम ने उसे सूचित किया कि सिंक्रोनाइजेशन मोड आपको आणविक जैविक प्रक्रियाओं को समझने की अनुमति देता है। रिवर को पहले तो समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने सिस्टम का स्पष्टीकरण पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़की की ली गई जुकाम की दवा का विश्लेषण कर सकता है। बस उसे सिंक्रोनाइजेशन शुरू करने की पुष्टि करनी थी। रिवर डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बटन दबा दिया। जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन मोड सक्रिय हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे दर्जनों बिजलियां उसके शरीर से होकर गुजर गई। जब वो होश में आया तो उसने महसूस किया कि ये अनुभव अविश्वसनीय था, हालांकि थोड़ा अजीब भी। सिस्टम ने समझाया कि सिंक्रोनाइजेशन मोड में उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च होती है। इस मोड में वो माइक्रो वर्ल्ड को एंगस्ट्रॉम और डाल्टन की सटीकता के साथ देख सकता है और पिको सेकंड्स में प्रक्रियाओं को समझ सकता है। वो सहजता से किसी भी आणविक जैविक घटना को समझ सकता था। रिवर ने देखा कि लड़की ने जो दवा ली थी वो एक संयुक्त जुकाम की दवा थी जिसमें आइब्यूप्रोफेन था, एक एंटीपैरेटिक और एनाल्जेसिक। इससे उसका तापमान जल्द ही कम हो जाना चाहिए। उसने ये भी देखा कि श्वेत रक्त कोशिकाएं उस वायरस को ट्रैक कर रही थी जो जुकाम का कारण था। सिस्टम ने बताया कि जैसे ही दवा असर करेगी, लड़की का शरीर का तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा और श्वेत रक्त कोशिकाओं की गतिविधि 28% तक कम हो जाएगी। रिवर ने यह भी नोट किया कि डाइहाइड्रोकोडीन फॉस्फेट ब्रोंकोडायलेशन का कारण बन रहा था, जिससे खांसी कम हो रही थी। लेकिन उसने ये भी देखा कि डाइहाइड्रोकोडीन एक अन्य घटक में बदल रहा था, मॉर्फिन, एक प्रकार का नशीला पदार्थ। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, आपने अपनी आधी ऊर्जा खर्च कर दी है। रिवर ने सोचा, अगर ये वाकई मॉर्फिन है तो अन्य लोग भी इस संयुक्त दवा को ले सकते हैं। तभी वो लड़की उसके पास आई और पूछा, क्या आपने प्रश्नावली भर ली? रिवर ने उसे रुकने को कहा। वो रोजलिन के बारे में सोचते हुए मेडिकल स्टेटमेंट भरना भूल गया था, लेकिन उसे ये जांचना था कि उसका अनुमान सही है या नहीं। उसने अपना फोन निकाला और उस पदार्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया। शोध से पता चला कि कोडीन शरीर में मॉर्फिन में बदल जाता है और यूरोप में बच्चों को कोडीन युक्त दवाएं लेने की मनाही है। रिवर का अनुमान सही था। अब उसे यकीन हो गया कि केवल जुकाम की गोलियां देखकर ही वो न केवल दवा की संरचना समझ सकता था, बल्कि उसके शरीर पर प्रभाव को भी जान सकता था। रोजलिन कोई भ्रम या मानसिक रोग नहीं थी। एक ही सुबह में उसे ये जादुई शक्तियां मिल गई थी। तभी उसने देखा कि एक युवक इमारत में दाखिल हुआ। जब वो प्रश्नावली भर रहा था, रिवर ने फैसला किया कि वो अपनी नई क्षमता को फिर से आजमाएगा, जिसका नाम चक था। उसे स्किज़ोफ्रेनिया था, एक ऐसी स्थिति जिसमें रोगी को बार बार तीव्र भ्रम होते हैं और वो अनजाने में खतरनाक या अनुचित हरकतें कर सकता है। रिवर ने फैसला किया कि वो दूसरी बार लगातार सिंक्रोनाइजेशन मोड का उपयोग करेगा। उसने खुद को समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। जैसे ही उसने मोड शुरू किया, उसे अचानक कई लोगों की अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी। उनमें से कुछ शब्द ही समझ आए, हत्या से जुड़े शब्द। वे चक का अपमान कर रहे थे। तभी रिवर को लगा जैसे कोई तीखी नजरें उसे घूर रही हों, पूछ रही हों कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा में झांक रहा हो। उसी पल रोजलिन ने चेतावनी दी, खतरा डिटेक्टेड, सिंक्रोनाइजेशन मोड जबरन बंद किया जा रहा है। रिवर डर के मारे कांप उठा। कुछ देर तक वो खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। हर स्किज़ोफ्रेनिया रोगी के भ्रम अलग होते हैं, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए जो उसने देखा, उससे उसे लगा
जैसे वो पागल हो जाएगा। रोजलिन ने उससे कहा, आप पहली बार सिंक्रोनाइजेशन मोड का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपकी सुरक्षा पर नजर रख रही हूँ। रिवर का दिल तेजी से धड़क रहा था। रोजलिन ने आगे बताया कि वो जरूरत पड़ने पर मोड को जबरन बंद कर सकती है ताकि उसे नुकसान न हो। फिर उसने कहा, काम शुरू करने के लिए फिर से सिंक बटन दबाएं। रिवर ने सोचा कि वो आधे रास्ते में नहीं रुक सकता। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से बटन दबा दिया। तुरंत वही डरावने चेहरे उसके सामने प्रकट हुए जो अस्पष्ट बकबक बोल रहे थे। लेकिन इस बार रिवर ने गहराई में जाने का फैसला किया। अचानक उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। उसे एक मस्तिष्क दिखाई दिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। ये चक का मस्तिष्क था। उसके टेम्पोरल लोब सहित कुछ हिस्सों में न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थों का अत्यधिक स्राव हो रहा था, जो किसी दुर्घटना के कारण या तो रुक गया था या अनुपस्थित था। रिवर ने इसे शहर के केंद्र में बिजली गुल होने की तरह समझा, जहां ओवरलोड के कारण सब कुछ ठप हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि चक खतरे में था। तभी चक ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और दांत पीसने लगा। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने चिंतित होकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन चक ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से चीखना शुरू कर दिया। एलिस ने मुझे मारा, सैम को दर्द हो रहा है। वो बेतरतीब बड़बड़ाने लगा। उसने कुछ नंबर चिल्लाए और फिर अचानक चीखा, हत्यारा मेरे पीछे है। चक ने अपने हाथों को बेतहाशा लहराना शुरू कर दिया, जिससे काउंटर पर रखी सारी चीजें जमीन पर गिर गईं। रिवर को एहसास हुआ कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता है। वो तेजी से चक के पीछे दौड़ा और उसकी कमर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। चक ने प्रतिरोध किया, लेकिन रिवर ने उसे कसकर पकड़े रखा। शांत हो जाओ चक, तुम्हें चोट लग सकती है, उसने समझाने की कोशिश की। लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि चक काफी ताकतवर था। तभी वो लड़की ऑफिस से बाहर भागी। रिवर को एहसास हुआ कि वो अकेले से संभाल नहीं सकता, उसे मदद की जरूरत थी। अचानक रोजलिन ने सूचित किया, फाइब्रस कोशिकाओं से विशिष्ट सिग्नल रिकॉर्ड किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति, शारीरिक ऊर्जा खपत को वेजिटेटिव स्टेट में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसी दौरान अन्य डॉक्टर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। लड़की ने उन्हें बताया कि मरीज को अचानक दौरा पड़ गया है। जब वे ऑफिस में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि रिवर चक को जमीन पर दबाए हुए था, उसका चेहरा नीचे की ओर। रिवर हाँप रहा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। डॉक्टरों ने हैरानी से उसे देखा, फिर फैसला किया कि चक को तुरंत सेडेटिव देना होगा। घटना के बाद रिवर हॉलवे में चल रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी मोटर स्किल्स में सुधार हुआ था, हालांकि ये अस्थायी था। वो अभी भी रोजलिन के अस्तित्व पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे शक था कि शायद वो खुद स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, लेकिन उसके शरीर में कृत्रिम कोशिकाओं और अब तक की असामान्य घटनाओं ने साबित कर दिया था कि रोजलिन वास्तविक थी। एक वैज्ञानिक के रूप में उसने फैसला किया कि अब उसे सिर्फ एक चीज की चिंता करनी है, वो इस ताकत का उपयोग कैसे करेगा। उसने सोचा कि उसे सबसे पहले एजेंट कंपनी छोड़नी होगी। रोजलिन ने उसे सूचित किया, बार बार सिंक्रोनाइजेशन के कारण आपका फिटनेस स्तर कम हुआ है, आपके शरीर में माइक्रोबायोम असंतुलित पाया गया है। उसने सुझाव दिया कि प्रोबायोटिक्स लेने से उसकी शारीरिक शक्ति बहाल हो सकती है। रिवर को यकीन था कि शारीरिक शक्ति एक मूल्यवान संसाधन है। उसने रोजलिन की सलाह मानने का फैसला किया। वो एक फार्मेसी की ओर बढ़ा, जहां वो अक्सर जाता था। फार्मेसी में उसने एक लड़की से प्रोबायोटिक्स की एक पैक मांगी। काले बालों वाली उस लड़की ने कहा, मैं अभी आपके लिए दवा लाती हूँ। रिवर ने नोट किया कि ये फार्मेसी हमेशा एक बुजुर्ग महिला चलाती थी। उसने लड़की से पूछा, क्या फार्मेसी का मैनेजर बदल गया है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ये मेरी मौसी की फार्मेसी है। वो छुट्टी पर है और मैं भी छुट्टियों पर हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ देख रही हूँ। लड़की ने काउंटर पर प्रोबायोटिक्स का डिब्बा रखा और कहा, यह हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। रिवर ने उसकी नेम प्लेट देखी। उसका नाम सोनिया था। उसने पुष्टि की कि वो एक फार्मासिस्ट है और एक छोटी कंपनी में काम करती है। उसने पूछा, आपको कुछ और चाहिए? रिवर ने जवाब दिया, नहीं, बस प्रोबायोटिक्स चाहिए। उसने डिब्बा हाथ में लिया और पूछा, क्या ये रोज कंपनी का प्रोडक्ट है? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये आइजिन जितनी बड़ी कंपनी का है। उनकी प्रोडक्शन तकनीक शानदार है और इसमें कई तरह के बैक्टीरिया हैं। इसमें बिफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई हैं, जो आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। रिवर ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। वो सोच रहा था कि क्या इन्हें पूछना उचित होगा। तभी उसे अपनी नई क्षमता याद आई।
उसने डिब्बे को पलटकर उसकी सामग्री की सूची देखी। उसे ख्याल आया कि वो सिंक्रोनाइजेशन मोड का फिर से उपयोग कर सकता है। सोनिया उस समय एक अन्य ग्राहक से बात कर रही थी। रिवर ने मौका देखकर सिंक मोड सक्रिय किया। सिस्टम ने उसे प्रोबायोटिक्स में मौजूद बैक्टीरिया के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। उसने बिफिडोबैक्टीरिया के बारे में और जाना, जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए शोध कर रही थी। लेकिन रोजलिन ने उसे एक ऐसे बैक्टीरिया की सलाह दी जिस पर कंपनियों ने पहले कभी शोध नहीं किया था, क्लोरोनस लिमेसिस। रिवर ने सोचा कि जीव विज्ञान के कई क्षेत्र अभी भी अनछुए हैं। वैज्ञानिक एक खराब नक्शे के साथ ज्ञान के सागर में भटक रहे हैं, लेकिन रोजलिन का ज्ञान एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की तरह था जो धरती को स्पष्ट रूप से देख सकता था। घर लौटते समय रिवर को अपनी प्रेमिका सारा की बातें याद आईं। उसने उसे हिम्मत ना हारने को कहा था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था। रिवर ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन एजेंट कंपनी छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएगा? ये कंपनी देश की सबसे प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक थी। दूसरी कंपनियों में शोध की बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। समस्या ये थी कि कोई भी दवा, चाहे कितनी भी अच्छी हो, आइजिन के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। आइजिन ने घरेलू बाजार पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। कुछ विदेशी कंपनियां ही इसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन रिवर को शक था कि विदेशों में भी वही लोग होंगे जो शोध के दौरान नकारात्मक डेटा छिपाते हैं, उत्पादन लागत को गलत बताते हैं और शायद अवैध मानव प्रयोग भी करते हैं। उसने सोचा कि क्या वो सेलियन फर्म को नष्ट करने के स्तर पर है? जल्दी उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से ईमानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है। बिना किसी आधार के छोटा व्यवसाय शुरू करना समय और धन की बर्बादी होगी। सफलता के लिए एक मजबूत बुनियाद और सहयोगी प्रोग्रामों की जरूरत थी। रिवर को अभी भी यकीन नहीं था कि रोजलिन क्या क्या कर सकती थी। शायद ये सिस्टम कैंसर या एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर सकती थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं था कि लोग दर्द में तड़पते रहें। उसने फैसला किया कि उसे आइजिन में वापस जाना होगा। जल्द ही वार्षिक रिपोर्टिंग सेमिनार का समय आ गया। ये एजेंट के सभी शोधकर्ताओं के लिए साल का सबसे बड़ा आयोजन था। हर विभाग को अपने साल भर के काम की रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन लाइफ क्रिएशन डिपार्टमेंट हर साल कोई खास नतीजे हासिल नहीं कर पाता था। हर बार उनका प्रतिनिधि चुप्पी और आलोचना के बीच मंच से उतरता था। डायरेक्टरों को इस विभाग से केवल कुछ नया चाहिए था। समय बीतने के साथ पार्कर को शोधकर्ताओं से स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए और अधिक अनुरोध मिलने लगे। उसने अपने मेज पर रखी अपनी परिवार की तस्वीर देखी। उसे इस नर्क से फिर से गुजरने का विचार मिश्रित भावनाएं दे रहा था। उसने अपने कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट करने का फैसला किया। तभी उसने कर्मचारियों से घोषणा की कि आज हमारे साथ डॉक्टर रिवर शामिल हो रहे हैं, जिन्हें स्वयं हैंक ने सिफारिश की थी। रिवर का स्वागत करने वाली पहली व्यक्ति थी चेल्सी, एक सीनियर रिसर्च फेलो। उसने बताया कि वो पहले प्रोटीन रिसर्च और प्रोसेसिंग टीम में थी, लेकिन कुछ कारणों से इस विभाग में स्थानांतरित हो गई थी। रिवर ने झुककर उसका अभिवादन किया और कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी उसकी नज़र एक गोल मटोल बच्चे पर पड़ी जो पास बैठे अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। पार्कर ने उसे बुलाया। डॉक्टर हावर्ड, कृपया अपना परिचय दें, हमें बाद में मिलना है। हावर्ड ने जवाब दिया, लंच ब्रेक खत्म होने में 1 मिनट बाकी है। चेल्सी ने हैरानी से कहा, लंच ब्रेक तो खत्म हो चुका है। ये सुनते ही हावर्ड ने तुरंत फ़ोन नीचे रखा और बोला, तो फिर काम शुरू करने का समय है। वो रिवर के पास आया और उसका अभिवादन किया। रिवर को लगा कि वो जापानी है, लेकिन हावर्ड ने बताया, मैं जातीय रूप से कोरियाई हूँ और अब कोरियाई नागरिक हूँ। फिर उसने कहा, मेरा परिचय खत्म। चेल्सी ने कहा कि ब्रेक खत्म हो गया तो हमें मीटिंग के लिए जाना चाहिए। रिवर को थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं की थी। पार्कर उसके पास आकर बोले, हमारी टीम में 2 लोग और हैं, विभागाध्यक्ष चार्ली और शोधकर्ता बेला। वो अभी दूसरे शहर में काम के लिए गए हैं, लेकिन आज तुम हमारे साथ हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग कृत्रिम जीवित कोशिकाओं के संश्लेषण पर काम करता है। हमारा लक्ष्य कृत्रिम अंग विकसित करना है जो मरीजों के शरीर में पूरी तरह से स्वीकार किए जाएं। पार्कर ने बताया कि 1936 में रूस में पहली किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, लेकिन मरीज की मृत्यु एक सूजन प्रतिक्रिया के कारण हो गई थी। उस समय लोग नहीं जानता थे कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली दूसरे व्यक्ति के जीन्स को खतरे के रूप में देखती है। कृत्रिम अंग बनाते समय मरीज के जीन्स के अनुसार उन्हें डिजाइन करना सबसे बड़ी चुनौती है। रिवर ने सवाल किया कि क्या हमें पहले कृत्रिम कोशिकाएं बनाने की जरूरत है?
पार्कर ने हैरानी से उसे देखा, कहा बिल्कुल ये करना चाहिए। जब रिवर ने भ्रूणीय स्टेम सेल तकनीक का जिक्र किया तो पार्कर ने जवाब दिया, हाँ ये तकनीक मौजूद है लेकिन इसका व्यावसायीकरण अभी संभव नहीं है। रिवर ने उत्सुकता से पूछा क्यों नहीं? पार्कर ने समझाया, मरीज के जेनेटिक मटेरियल को एक निषेचित अंडे में डाला जाता है जो शुक्राणु और अंडे के संयोजन से बनता है। इससे बने अंग को शरीर अस्वीकार नहीं करता। लेकिन ये सब कहने में आसान है, हमारे प्रोफेशन में सब कुछ बहुत सख्त है और इस विचार को लागू करने में भारी लागत आएगी। रिवर को बात समझ आ गई, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ शर्तों के तहत यह आसान और सस्ता हो सकता है। तभी रोजलिन ने पूछा कि क्या आप ये जानना चाहेंगे कि सामान्य कोशिकाओं को भ्रूणीय स्टेम सेल कोशिकाओं में कैसे बदला जा सकता है? रिवर को शक था कि यह संभव है, लेकिन अगर ऐसा हो सका तो ये सभी समस्याओं का समाधान होगा। उसने पार्कर से पूछा कि क्या हम त्वचा ऊतक या मौखिक उपकला कोशिकाओं को भ्रूणीय स्टेम सेल कोशिकाओं में बदल सकते हैं? पार्कर ने एक पल सोचा और कहा, अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये अंग प्रत्यारोपण में क्रांति ला देगा। रिवर ने उत्साह से पूछा, अगर ऐसा हो जाए तो? वो सिस्टम की ओर देखने लगा, उसे लग रहा था कि रोजलिन के पास इसका जवाब है। चेल्सी ने हंसते हुए कहा, अगर ये कामयाब रहा तो नोबेल कमेटी तुम्हारे पास आएगी और कहेगी कि तुम्हें मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन पार्कर ने संदेह किया, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी तकनीक या कौशल है। उसने रिवर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई नई तकनीक या शोध परिणाम है? रिवर ने निराश से कहा, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तभी हार्वर्ड ने अपनी सोडा कैन को मेज पर पटकते हुए कहा, यह इम्पॉसिबल है। एक बार कोशिकाएं विभाजित हो जाएं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। रिवर ने उसे हैरानी से देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। पार्कर ने कहा, हमें कृत्रिम कोशिकाओं के संश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। उसने एक प्रयोग के बारे में बताना शुरू किया। रिवर मन ही मन सोच रहा था कि ये उसका मूल क्षेत्र नहीं है, इसलिए उसे बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन रोजलिन गलत नहीं हो सकती। शायद ये एक ऐसी नवीन तकनीक थी जो अभी दुनिया में खोजी नहीं गई थी। अगर ये तकनीक प्रभावी रही तो मरीज की त्वचा से ही हृदय बनाया जा सकता था, और क्योंकि ये मरीज की अपनी कोशिकाएं होंगी, अंग अस्वीकार होने की कोई संभावना नहीं होगी। रिवर ने सिंक मोड दबाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि आपके पास पर्याप्त शारीरिक शक्ति नहीं है। रोजलिन का स्तर बढ़ने पर शारीरिक शक्ति की रिकवरी दर बढ़ेगी। रिवर को समझ नहीं आया कि ट्रांजिशन या सिंक्रोनाइजेशन मोड को कैसे सुधारा जाए। तभी पार्कर ने बताया कि उनका आखिरी टेस्ट नंबर 487 असफल रहा था। कोशिका झिल्ली स्थिर नहीं हो पाई थी और नष्ट हो गई थी। रिवर को ये नंबर सुनकर कुछ याद आया। उसने याद किया कि रोजलिन वाली शीशी पर यही नंबर लिखा था। अब वो सोचने लगा कि उसने उस समय क्या किया था। तब रोजलिन एक केमिकल पदार्थ थी जिसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब वो उसके खून में मिली सब कुछ बदल गया। क्या उसके कोशिकाओं में मौजूद एटीपी ने रोजलिन के जन्म को प्रभावित किया था? पार्कर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रिवर का दिमाग एटीपी पर अटक गया। ये विभाग कृत्रिम कोशिकाओं पर काम करता था, तो एटीपी लैब में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सवाल यह था कि एटीपी को रोजलिन में कैसे डाला जाए। ये पूरी तरह बकवास लग रहा था, लेकिन शायद रोजलिन को पुनर्जनन करने का एकमात्र तरीका यही था कि एटीपी को उसके शरीर में डाला जाए। रिवर के मन में एक विचार बार बार कौंध रहा था। अगर उनकी धारणा सही साबित हुई तो वो अपार शारीरिक शक्ति हासिल कर सकते थे। इसका प्रभाव न केवल उनके जीवन पर बल्कि अंग प्रत्यारोपण तकनीक के क्षेत्र में क्रांति ला सकता था। वो इस क्षेत्र में एक प्राधिकारी बन सकते थे। लेकिन अंतिम सेमिनार केवल 2 सप्ताह दूर था। रिवर को संदेह था कि क्या वो इतने कम समय में कुछ हासिल कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने तय किया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आखिरकार वो किसी भी चीज को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं थे। असफलता का डर था, लेकिन उससे बड़ा था उनका जुनून, कुछ ऐसा करने का जो पहले कभी न हुआ हो। कुछ देर बाद पार्कर ने घोषणा की, हमारा व्याख्यान समाप्त हुआ। सभी ने चर्चा को समेटा और तितर बितर होने की तैयारी की। रिवर ने पार्कर से पूछा, क्या मैं अपने खाली समय में स्टेम सेल्स के पृथक्करण और संयोजन का अध्ययन कर सकता हूँ? तभी हार्वर्ड ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह असंभव है। उसकी आवाज में एक तीखापन था, जैसे वो रिवर की हिम्मत को चुनौती दे रहा हो। रिवर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया।
उनकी नजरें पार्कर पर टिकी थीं। चेल्सी ने समर्थन में कहा, वे नए हैं, उन्हें वही करने देना चाहिए जो वो सही समझते हैं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जोड़ा, डॉक्टर रिवर के पास शायद कुछ अनोखे विचार हैं, तभी तो वो बार बार इस बारे में बात करते हैं। पार्कर ने कुछ देर सोचा। उनके चेहरे पर अनिश्चितता की रेखाएं उभरी, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है डॉक्टर रिवर, तुम दूसरी विशेषज्ञता से आए हो और ये तबादला अचानक हुआ है। तुम्हें यहाँ ढलने में समय लगेगा। अगले 2 सप्ताह तक तुम जो चाहो कर सकते हो। रिवर ने राहत की सांस ली और उनका आभार व्यक्त किया। धन्यवाद सर, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। बिना समय गंवाए रिवर नवजीवन विभाग की प्रयोगशाला की ओर बढ़ गए। उनके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वे समय से रेस लगा रहे हों। प्रयोगशाला में पहुंचकर उन्होंने रेफ्रिजरेटर खोला और एक छोटी शीशी निकाली जिसमें एटीपी था। उन्होंने सावधानी से 1 मिलीलीटर मात्रा ली, उसे 222 माइक्रोमीटर फिल्टर से छाना और स्टरलाइज किया। फिर एक सिरिंज तैयार की। रिवर ने सिरिंज को अपनी बाह में इंजेक्ट किया। जैसे ही सुई उनकी त्वचा को छेदती गई, उनके मन में एक अजीब सा संकोच उभरा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्वयं पर नैदानिक परीक्षण करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन रोजलिन उनकी काल्पनिक सहायक प्रणाली के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं करता था। उनके पास यही एकमात्र रास्ता था। ये प्रक्रिया मानव शरीर के लिए हानि रहित है, उन्होंने खुद को आश्वस्त किया। जैसे ही एटीपी उनके रक्त में प्रवेश किया, उन्हें हल्का चक्कर महसूस हुआ। तभी रोजलिन की आवाज उनके दिमाग में गूंजी, एटीपी अवशोषित हो चुका है, आपकी शारीरिक शक्ति कोशिकाएं अस्थायी रूप से बढ़ गई हैं। रिवर हैरान थे। अस्थायी? लेकिन क्यों? रोजलिन ने बताया, 21 घंटों में शारीरिक शक्ति केवल 0.6 इकाई बढ़ेगी, लेकिन आपका कुल शक्तिमान अब 2 इकाइयों से अधिक है। रिवर ने जल्दी करने का फैसला किया। समय कम था और सेमिनार नजदीक आ रहा था। उन्होंने सामान्य कोशिकाओं को भ्रूणीय स्टेम सेल्स में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। रोजलिन ने उनकी मदद की। कुछ विशेष जीन में हेरफेर करके सामान्य कोशिका को भ्रूणीय स्टेम सेल में बदला जा सकता है, उसने कहा। मैं 4 जीन सेट की सिफारिश करती हूँ। इन जीन्स में 4 तरह का उपयोग संभव है। रिवर को यह जानकारी अविश्वसनीय लगी। 20,000 जीनों में से केवल 4 को संशोधित करना था। यह तो किसी दैवीय जवाब से कम नहीं था। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यह संभव है, उन्होंने बुदबुदाया। उन्होंने तुरंत कंप्यूटर पर बैठकर रोजलिन द्वारा सुझाए गए जीन्स की खोज शुरू की और उनका ऑर्डर दे दिया। रोजलिन ने यह भी सुझाव दिया कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की भ्रूणीय किडनी कोशिकाओं को रेट्रोवायरस के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जाए और 3 दिन तक इंक्यूबेट किया जाए, जैसा कि भ्रूणीय स्टेम सेल्स के साथ किया जाता है। रिवर ने निर्देशों का पालन किया और कई दिनों तक प्रयोगशाला में डटे रहे। नींद और भूख को भूलकर वो अपने प्रयोग में डूब गए। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे, लेकिन उनके मन में एक जुनून था, कुछ ऐसा करने का जो दुनिया को बदल दे। एक दिन जब वो थकान से चूर थे, उनके सहयोगी उनके कार्यालय में आए। चेल्सी की नज़र मेज पर रखी पेट्री डिश पर पड़ी। ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। रिवर ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अगर ये पेट्री डिश में विकसित हुआ तो इसे स्टेम सेल्स कहा जा सकता है। मैं तुम्हें प्रयोग की विस्तृत प्रक्रिया ईमेल कर दूंगा। चेल्सी ने सशंकित होकर कहा, अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। रिवर ने थकान से भरी जम्हाई ली। लंच का समय हो गया है, चलो कुछ खा लें। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, सपने की चमक। कैंटीन में भीड़ थी। एक काले बालों वाली महिला पीले रेनकोट में काउंटर के पास खड़ी थी। रिवर हावर्ड के बगल में खड़े थे, जो आज की चिकन डिश की तारीफ कर रहा था। हावर्ड ने पहले ही अपनी थाली ले ली थी और अब और लेने जा रहा था। चेल्सी हंसी। वो ऐसा तब करता है जब उसका पसंदीदा खाना बनता है। रिवर अपनी थाली में खाना डालने ही वाले थे कि एक चीख ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने सिर घुमाया तो देखा कि एक काले बालों वाली लड़की हावर्ड पर चिल्ला रही थी। उसकी ड्रेस पर हावर्ड ने गलती से खाना गिरा दिया था। लड़की ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? उसकी नजर हावर्ड के बैज पर पड़ी, जिस पर लिखा था नवजीवन विभाग सहायक। कैंटीन में हलचल थी। जैसे ही काले बालों वाली लड़की ने हावर्ड का बैज देखा जिस पर लिखा था नवजीवन विभाग सहायक, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तो हद हो गई, वे चिल्लाई। मुझे इस घटिया विभाग से पाला ही पढ़ना था। उसकी आवाज में तिरस्कार था, जैसे नवजीवन विभाग का नाम ही कोई अपमान हो। हावर्ड असहज हो गया। उसने सफाई दी, मैं पहली लाइन में था, तुम मेरे पीछे थी। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे वो खुद पर विश्वास न कर पा रहा हो। तभी एक लंबा रौबीला व्यक्ति विवाद में कूद पड़ा। जैसे ही लड़की ने उसे देखा, उसकी चीखें थम गईं। ये माइक था, हेल्थ फूड विभाग का प्रमुख। उसने तुरंत उससे शिकायत की, सर, इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मुझे शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है। मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी?
उसकी आवाज़ में गुस्सा और शिकायत का मिश्रण था। रिवर, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे कि शायद उन्हें दखल देना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, माइक ने हार्वर्ड पर गरजना शुरू कर दिया। तुम्हारा नवजीवन विभाग हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता है? उसने तंज कसते हुए कहा। मुझे पहले से पता है कि तुम लोग अंतिम सेमिनार में भी गड़बड़ करोगे। तुम लोग तो चलते फिरते भी ध्यान नहीं रख सकते। उसने जूलिया की ड्रेस की ओर इशारा किया। इस दाग के बाद ये ड्रेस शायद दोबारा ना पहनी जा सके। तुम इसका हर्जाना कैसे दोगे? हार्वर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं नई ड्रेस खरीद दूंगा। लेकिन जूलिया और नाराज हो गई। अब मैं क्या करूं? अभी तो मुझे मीटिंग में जाना है। तभी पार्कर ने हस्तक्षेप किया। यह सब क्या हो रहा है? उनकी आवाज में शांति थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जूलिया ने तिरछी नजर से उन्हें देखा। आप भी उसी विभाग से हैं ना? पार्कर और चेल्सी ने गंभीरता से जवाब दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जूलिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कटाक्ष था। साफ है आप सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नवजीवन विभाग के लोग तो बस यही करते हैं। उसने तंज कसते हुए कहा। लगता है आप लोग कुछ भी संभाल नहीं सकते। पिछले साल की तरह इस बार भी सेमिनार में गड़बड़ होगी। आपकी वजह से पूरी कंपनी की बदनामी होगी। पार्कर का धैर्य जवाब दे रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। इस बहस को खत्म करो, हमें कैमरा फुटेज देखनी चाहिए। चेल्सी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। जूलिया, तुमने मिनी स्कर्ट पहनी है, यह लैब नियमों का उल्लंघन है। जूलिया का चेहरा लाल हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन माइक ने उसका बचाव किया। मैंने उसे अनुमति दी थी, और वैसे भी अब सब सेमिनार की तैयारी में व्यस्त हैं। लैब में कोई शोध नहीं हो रहा। उसने तंज कसते हुए जोड़ा। वैसे मिस जूलिया ने इस साल अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उसने पिछले हफ्ते अपने रिपोर्ट और प्रयोग सबमिट किए हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस समय बर्बाद करते हैं। माइक ने पार्कर की ओर देखकर कहा। क्या तुम्हारे पास कैमरा फुटेज देखने का समय है? बेहतर होगा कि तुम सेमिनार की तैयारी करो, ताकि पिछले साल की तरह फिर नाक न कटे। रिवर अब तक चुपचाप सब देख रहे थे। उनके मन में गुस्सा और अपमान का मिश्रण उमड़ रहा था। हार्वर्ड ने आखिरकार माफी मांगी। ये मेरी गलती थी, मैं जूलिया को नई ड्रेस खरीद दूंगा। लेकिन तभी रिवर ने आगे बढ़कर कहा, माफी की जरूरत नहीं, हेल्थ फूड विभाग को माफी मांगनी चाहिए। सबके चेहरे हैरानी से छा गए। माइक ने भौहें चढ़ाईं। तुम कौन हो? रिवर ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं रिवर हूँ, पिछले हफ्ते नवजीवन विभाग में शामिल हुआ हूँ। और हाँ, मैंने अनुसंधान संस्थान के निदेशक का अपमान भी किया था, तो आप लोग निश्चित हो सकते हैं कि मैं ऐसा फिर कर सकता हूँ। माइक ने हंसते हुए कहा, काफी मजेदार धमकी है। रिवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह धमकी नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा कि आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने माइक की ओर देखकर कहा, आपने कहा था कि कैमरा फुटेज देखी जा सकती है, तो चलिए देखते हैं कि गलती किसकी थी। माइक ने दांत पीसे। मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है। रिवर ने तंज भरे लहजे में कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा प्रयोगशाला का काम पूरा हो चुका है। सेमिनार में हमारी प्रस्तुति देखिए। माइक ने हंसकर जवाब दिया, लगता है तुम्हारे पास कुछ खास है। रिवर ने दृढ़ता से कहा, हाँ है। सबके मुंह खुले रह गए। पार्कर ने हैरानी से अपने नए कर्मचारी की ओर देखा। रिवर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन रिवर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने माइक की ओर देखकर कहा, हेल्थ फूड विभाग जो भी घोषणा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रिवर पर टिकी थीं। कैमरे ने यह सारा नाटक रिकॉर्ड कर लिया था। रिवर के मन में एक आग जल रही थी। वे जानते थे कि सेमिनार उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका है, न केवल अपनी खोज को साबित करने का, बल्कि नवजीवन विभाग की प्रतिष्ठा को बचाने का। रिवर ने माइक की ओर देखकर तंज भरे लहजे में कहा, आपके हेल्थ फूड विभाग के उत्पाद बस तस्वीरें खींचने, खेलने और फेंकने के लिए हैं। सेमिनार में हमारी प्रस्तुति देखिए। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर एक आग जल रही थी। जैसे ही विवाद खत्म हुआ, रिवर अकेले में सोचने लगे। उनकी शारीरिक शक्ति पूर्ण थी, फिर भी निष्क्रिय रहना ठीक नहीं था। रोजलिन ने बताया था कि उनकी शक्ति कुछ समय बाद स्वतः रिचार्ज हो जाती है। सप्ताहांत में रिवर ने एक नई योजना बनाई। वे स्वतंत्र रूप से एक दवा विकसित करेंगे, बिना कंपनी के हस्तक्षेप के। ये उनका अपना प्रोजेक्ट होगा, उनकी आत्मा का हिस्सा। उन्होंने रोजलिन से पूछा, लिवर कैंसर के इलाज के बारे में बताओ। रोजलिन की यांत्रिक आवाज उनके दिमाग में गूंजी। लिवर कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसका परीक्षण एक बार में नहीं हो सकता। फेफड़ों का कैंसर भी उतना ही जटिल है। रिवर ने निराशा भरी सांस ली। क्या कैंसर का इलाज ढूंढने का उनका सपना व्यर्थ था? उनकी शारीरिक शक्ति अब कम हो रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे रोजलिन का स्तर बढ़ा सकें तो शायद उनकी खोज को नई दिशा मिले। रोजलिन ने तुरंत सूचित किया, स्तर बढ़ाने के लिए पोषक तत्व चाहिए, विशेष रूप से विटामिन B6 और जिंक।
रिवर ने बिना देर किए अपनी जैकेट उठाई और उस फार्मेसी की ओर बढ़ गए जहां सोनिया काम करती थी। फार्मेसी में घुसते ही सोनिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप वही हैं ना जिन्होंने पिछले हफ्ते प्रोबायोटिक्स खरीदे थे? क्या वे प्रभावी रहे? रिवर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, आपकी सलाह का असर जरूर हुआ, धन्यवाद। सोनिया ने उत्सुकता से पूछा, आज क्या चाहिए? विटामिन B6 और जिंक वाले मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, रिवर ने कहा। सोनिया शेल्फ की ओर गई और एक चमकीला डिब्बा लाकर बोली, पिछले हफ्ते आपने बिफिडोबैक्टीरिया के बारे में पूछा था, है ना? मैंने कंपनी के कर्मचारियों से बात की, लेकिन उनके शोध के परिणाम कुछ ठीक नहीं लगे। रिवर के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभरी, लेकिन वो जल्दी ही समझ गए। यह तो अपेक्षित था, उन्होंने हल्के से कहा। सोनिया ने पूछा, क्या आप मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं? रिवर ने जवाब दिया, हाँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टेम सेल अनुसंधान कर रहा हूँ। सोनिया की आंखें चमक उठीं। वाह, स्टेम सेल्स और बैक्टीरिया तो पूरी तरह अलग क्षेत्र हैं। रिवर ने हंसते हुए गोली मुंह में डाली और सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने विटामिन लिया, रोजलिन की आवाज़ उनके दिमाग में गूंजी। उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन के अवशोषण से कोशिकाओं की सिंक्रोनाइजेशन गति और शारीरिक शक्ति बढ़ गई है। रिवर हैरान रह गए। उनकी शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उत्सुकता से उन्होंने पूछा, ये दवा किस कंपनी की है? डोंगवन, सोनिया ने जवाब दिया। क्या आप आइजेन कंपनी की दवाएं बेचती हैं? सोनिया ने कहा, हाँ, उनकी एक दवा है पावर नेचर। यह उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। इसका फॉर्मूला बेनिफिट एल्हा जैसा ही है, लेकिन आइजेन की दवाएं दुगनी महंगी हैं। क्या आप पावर नेचर लेंगे? रिवर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे आइजेन पसंद नहीं। मैंने सोचा था कि आप उनकी दवा की सिफारिश करेंगी। सोनिया हंसी। लगता है हम दोनों में कुछ समानता है। मुझे भी आइजेन पसंद नहीं। रिवर हैरान हुए। उनकी दवाएं तो महंगी हैं। क्या ये फार्मासिस्टों के लिए फ़ायदेमंद नहीं? सोनिया का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है, लेकिन मेरी उस कंपनी से बुरी यादें जुड़ी हैं। उसने गुस्से में कहा, आइजेन ने कई गलत काम किए। उन्होंने एक छोटी कंपनी की दवा चुराई जो विकास के दौर में थी। उसी समय अपनी दवा लॉन्च करके उन्होंने उस कंपनी को बर्बाद कर दिया। रिवर के दिमाग में एक तूफान उठा। जब वो एंटी ट्यूमर दवा विभाग में थे, तब उन्होंने सेलिक्योर दवा पर एक प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन आइजेन की दवा ऊआ की प्रभावशीलता सेलिक्योर से कहीं बेहतर थी। नतीजतन शोध संस्थान के निदेशक हैंक के निर्णय से सेलिक्योर को बाजार से हटा दिया गया था। अब रिवर को एहसास हुआ कि उन्होंने आइजेन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। उनके मन में अपराध बोध का सैलाब उमड़ आया। क्या उनकी प्रेजेंटेशन ने एक छोटी कंपनी को नष्ट कर दिया था? वह सोनिया से एक और सवाल पूछने वाले थे, तभी एक अजीब आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक बूढ़ा व्यक्ति खांसते और छींकते हुए फार्मेसी में आया। रोजलिन ने तुरंत चेतावनी दी, वायरस के कण आपकी ओर आ रहे हैं। उसी क्षण रिवर को तेज सिरदर्द हुआ। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उनके कानों में तेज घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। रिवर को अपनी हाल की हरकत पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोनिया और बूढ़े व्यक्ति के सामने उनका अजीब व्यवहार, वो क्षण जब उन्होंने फ्लू वायरस को नग्न आंखों से देख लिया था, उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वे लोग कितना हैरान हुए होंगे, उन्होंने मन ही मन सोचा। वो समय को पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था। छत पर पहुंचकर उन्होंने गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उनके दिमाग को शांत किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आज उन्होंने फिर कुछ नया सीखा था। रोजलिन की क्षमताएं उनकी समझ से परे थीं। रोजलिन की सीमाएं क्या हैं? उन्होंने खुद से सवाल किया। क्या वो वाकई उनके शरीर को इतनी गहराई से समझ सकती थी? जब रिवर होश में आए, वे फार्मेसी लौट गए। सोनिया उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने चिंतित होकर पूछा, आप ठीक हैं? और एक गिलास पानी पेश किया। रिवर ने बिना सोचे पानी एक घूंट में पी लिया। अचानक उन्हें वो सवाल याद आया जो वो पूछना चाहते थे। उस बूढ़े व्यक्ति को फ्लू था। सोनिया ने जवाब दिया, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार उसे टाइप ए फ्लू था। वो आपके पास खांस रहा था। क्या इससे आपको परेशानी हुई? रिवर ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या उसने फ्लू की दवा खरीदी? सोनिया ने बताया, पर्चे में केवल एंटीहिस्टामाइन और खांसी की दवा थी।
शायद फ्लू के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर फ्लू दवाएं संक्रमण के 48 घंटे के भीतर ही प्रभावी होती हैं। रिवर को अचानक एक बात समझ आई। उन्होंने कई प्रयोगों और तंत्रों का अध्ययन किया था, लेकिन एक जीव विज्ञानी के रूप में उन्हें आज बिकने वाली सिंथेटिक दवाओं के गुणों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं इस क्षेत्र में ज्यादा जानकार नहीं हूं। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, आप दिल से जीव विज्ञानी हैं। रिवर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 4 साल से इस क्षेत्र में हूं, फिर भी मुझे उज्जवल भविष्य पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सोनिया ने गंभीरता से कहा, समस्या ये है कि हमारे पास एक नवोन्मेषी प्रतिभा की कमी है जो बाजार की जटिल समस्याओं को हल कर सके। जैसा कि हमारी कंपनी का मुख्य वैज्ञानिक कहता है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो असंभव को संभव बनाए। नवोन्मेषी प्रतिभा सुनकर रिवर के दिमाग में एक नया विचार जन्मा, क्या वो वही प्रतिभा बन सकते हैं? सोनिया काउंटर पर लौट गई और बोली, फ्लू वैक्सीन बनाने का क्या मतलब? वायरस हर साल विकसित होते हैं, पुरानी वैक्सीन बेकार हो जाती है। रिवर ने सहमति जताई। सोनिया ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कोई शानदार जीव विज्ञानी वैक्सीन की अवधारणा को बदल देगा या ऐसा उपाय बनाएगा जो फ्लू को पूरी तरह खत्म कर दे, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे होगा। रिवर के दिमाग में एक चिंगारी जली, मैं रोजलिन की मदद से फ्लू का अध्ययन कर सकता हूँ, उन्होंने सोचा। सोनिया ने पूछा, आप किस कंपनी में काम करते हैं? रिवर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सलोनियर। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके दिल में एक अप्रिय अनुभूति हुई। सोनिया ने चौंक कर पूछा, आपको आइजेन और लिवर कैंसर दवा वाले मामले के बारे में कैसे पता? उसने बताया, हमने रात रात जागकर सेलिक्योर बनाया था। उसका नाम सोचने में भी कितनी मेहनत लगी थी, लेकिन अंत में वो दवा बाजार से गायब हो गई। हम सब सदमे में थे, हमें छुट्टी लेनी पड़ी। सोनिया ने रिवर से पूछा, आप कहाँ काम करते हैं? रिवर हिचकिचाए। उन्हें एहसास हुआ कि सोनिया उसी दवा पर काम कर रही थी जिसे उनकी रिपोर्ट ने बर्बाद कर दिया था। वो ये नहीं कह सकते थे कि वो आइजन में काम करते हैं। उनके मन में अपराध बोध और डर का मिश्रण था। तभी कुछ और ग्राहक फार्मेसी में आए। उन्होंने नोटिस किया कि फार्मासिस्ट बदल गई थी। एक सुंदर लड़की अब काउंटर पर थी। उन्होंने पूछा, पहले वाली मैडम कहाँ हैं? सोनिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब ठीक है, कृपया लाइन में खड़े रहें, मैं सबको बारी बारी से मदद करूंगी। रिवर ने सोनिया को ग्राहकों के असहज सवालों से निपटते देखा। उन्हें लगा कि वो यहाँ बेईमानी है। उन्होंने चुपचाप बाहर निकलने का फैसला किया ताकि सोनिया को परेशानी ना हो। घर पहुंचकर रिवर अपने सोफे पर ढह गए। उनके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। दुनिया में कितने लोग फ्लू जैसी सामान्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इलाज के विकल्प बेहद सीमित हैं। उन्होंने सोचा, फ्लू के इलाज पर कितना पैसा कमाया जाता होगा। क्या वो ऐसी दवा बना सकते हैं जो पारंपरिक दवाओं से कहीं बेहतर हो? उन्होंने रोजलिन की ओर रुख किया, मुझे इन्फ्लुएंजा ए के इलाज के बारे में बताओ। रोजलिन की आवाज़ उनके दिमाग में गूंजी। टाइप ए फ्लू के अध्ययन के लिए 3 विकल्प हैं। आप संक्रमण के तंत्र, फ्लू के इलाज या फ्लू को पूरी तरह नष्ट करने का तरीका अध्ययन कर सकते हैं। रिवर का चेहरा हैरानी से चमक उठा। क्या फ्लू को पूरी तरह खत्म करना संभव है? उन्होंने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, यह अविश्वसनीय है। अगर ये वाकई संभव हुआ तो ये चमत्कार होगा। लेकिन फिर उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। मेरी मौजूदा क्षमताओं के साथ तीसरा विकल्प शायद संभव नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। फिर भी उनके मन में एक नया संकल्प जागा। अगर रोजलिन की मदद से वो फ्लू को समझ सकते हैं तो शायद वो उस नवोन्मेषी प्रतिभा बन सकते हैं जिसकी सोनिया ने बात की थी। रिवर अपने सोफे पर बैठे गहरे सोच में डूबे हुए थे। फ्लू जैसी सामान्य बीमारी से दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, फिर भी इसके इलाज के विकल्प सीमित हैं। उन्होंने रोजलिन से पूछा था कि इन्फ्लुएंजा ए का इलाज कैसे हो सकता है, और अब वो उस जवाब के इंतजार में थे। लेकिन उनके मन में एक संदेह था, क्या वो वाकई राव क्रांतिकारी समाधान ढूंढ पाएंगे? कुछ देर विचार करने के बाद रिवर ने फैसला किया कि पहला विकल्प, संक्रमण के तंत्र का अध्ययन, आसानी से इंटरनेट पर मिल सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, फ्लू के इलाज की खोज। लेकिन तीसरा विकल्प, फ्लू को पूरी तरह नष्ट करना, उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। उनकी उत्सुकता ने उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने रोजलिन पर तीसरे विकल्प पर क्लिक किया। रोजलिन ने तुरंत जवाब दिया, आपकी मौजूदा क्षमताओं के आधार पर मैं फ्लू वायरस को नष्ट करने के लिए स्वाइन फ्लू के साथ संयोजन की सलाह देती हूँ। रिवर कुर्सी से उछल पड़े। क्या ये वाकई संभव है? रोजलिन ने समझाया, आप राइनो वायरस के आधार पर स्वाइन फ्लू को संश्लेषित कर सकते हैं। राइनो वायरस एक सामान्य सर्दी का कारण है जिसकी विषाक्तता फ्लू वायरस की तुलना में बहुत कम है।
इस तरह आप एक ऐसा रोगजनक बना सकते हैं जो सर्दी जितना हल्का हो लेकिन स्वाइन फ्लू जितना संक्रामक हो। इसे विश्व के घने आबादी वाले क्षेत्रों में फैलाने की सलाह दी जाती है। इससे लोग फ्लू वायरस के प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे और कम से कम 6 महीने तक फ्लू गायब हो जाएगा। रोजलिन ने कार्यसूची दी। 1. राइनो वायरस को संश्लेषित करना सीखें। 2. इसे एरोसॉल के रूप में तैयार करें। 3. लक्षित क्षेत्रों की पहचान करें जहां इसे फैलाना है। रिवर के चेहरे पर भय की छाया फैल गई। ये तो पागलपन है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। ये कोई इलाज नहीं बल्कि सामूहिक संक्रमण है। रोजलिन ने शांत स्वर में कहा, राइनो वायरस एक सामान्य सर्दी का वायरस है। स्वाइन फ्लू का जोखिम अत्यंत कम है। रिवर स्तब्ध रह गए। तुम मुझसे बात कर रही हो? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रोजलिन उनसे संवाद कर रही थी। रोजलिन ने बताया, मैं अब दूसरे स्तर पर हूँ। संक्षिप्त संवाद के लिए आपकी शारीरिक शक्ति की 1 या अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। रिवर का मुंह खुला रह गया। वो कुर्सी से उठे और रेफ्रिजरेटर की ओर बढ़े ताकि थोड़ा तरोताज़ा हो सके। एक ठंडा पेय लेकर वे वापस आए, लेकिन उनका मन अभी भी उसी विषय पर अटका हुआ था। ये विकल्प नहीं हो सकता, उन्होंने दृढ़ता से कहा। राइनो वायरस की विषाक्तता भले ही कम हो, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों की मौत निश्चित रूप से होगी। रोजलिन ने तर्क दिया, पिछले 3 साल में फ्लू से होने वाली मौतों की तुलना में इससे बहुत कम मामले होंगे। लागत लाभ का बिंदु आसानी से पार हो जाएगा। रिवर का सिर चकराने लगा। ये पागलपन है रोजलिन, तुम कैसे काम करती हो? उन्होंने गुस्से में कहा, ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक पागल वैज्ञानिक की बातें हैं। जब मानव जीवन दांव पर हो तो इसका कोई मतलब नहीं। वो बेड पर धम से बैठ गए। रोजलिन ने कहा, मैं तुम्हारे भ्रूणीय स्टेम सेल्स बनाने की प्रक्रिया को देख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी शक्ति का उपयोग इतने साधारण काम के लिए कर रहे हैं। रिवर चौंक गए। क्या? रोजलिन ने आगे कहा, आप जीवन के खिलाड़ी हैं, ना कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के शोधकर्ता। कल्पना कीजिए कि आप एक खेल में हैं, आपके पास एक राइफल है और सामने एक दुश्मन है जिसे मारना है, लेकिन आप राइफल के बट से उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि ट्रिगर दबाना कहीं आसान है? रिवर ने हैरानी से पूछा, क्या स्टेम सेल्स बनाने का कोई आसान तरीका है? रोजलिन ने जवाब दिया, आपकी शारीरिक शक्ति और मेरा स्तर अभी जटिल जीवन प्रक्रिया विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको मेरी पूरी शक्ति केवल भविष्य विचारों तक सीमित है। मैं तुम्हारी शारीरिक शक्ति की सीमाओं के भीतर ही डेटा प्रदान कर सकती हूँ। रिवर ने सिर पकड़ लिया। तुम फिर मुझे सबसे महत्वपूर्ण पल में छोड़ देती हो, वो निराशा में चिल्लाए। रोजलिन ने शांत स्वर में कहा, आप पृथ्वी पर जीवन के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। आपको अपनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी से काम करना होगा। रिवर ने गहरी सांस ली। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा पागलपन कभी नहीं करूंगा। अच्छे इरादों के बावजूद मैं जैव आतंकवाद का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो बेड पर लेट गए और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना था, फ्लू का इलाज, और अब रोजलिन ने उन्हें एक नई राह दिखाई थी। रोजलिन ने फ्लू वायरस की संरचना में कमजोरी का खुलासा किया था। इस दवा का रासायनिक सूत्र सामान्य दवाओं से अलग था। इसमें एक असामान्य बेंजीन रिंग थी। जब रिवर ने इसका रासायनिक चित्र बनाया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। यही तो चाहिए था। ये नई दवा फ्लू वायरस में मौजूद कुछ खास प्रोटीनों को रोकती थी, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या मौसमी फ्लू। अगर इसे संक्रमण के तुरंत बाद दिया जाए तो वायरस का विकास काफी हद तक दबाया जा सकता था। रिवर को यकीन था कि ये दवा चिकित्सा जगत में व्यापक रूप से इस्तेमाल होगी। उनके मन में एक नया उत्साह जागा। ये दवा न केवल फ्लू के इलाज को बदल सकती थी, बल्कि उनकी गलतियों को सुधारने का मौका भी दे सकती थी। लेकिन पहले उन्हें सेमिनार में अपनी खोज को साबित करना था, और इसके लिए उन्हें रोजलिन की शक्ति और अपनी हिम्मत दोनों की जरूरत थी। रिवर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके दिमाग में नई फ्लू दवा की संभावनाएं घूम रही थी। रोजलिन ने उन्हें एक केमिकल फार्मूला दिया था जो फ्लू वायरस के प्रोटीनों को रोक सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि इस दवा का परीक्षण करना था। स्टेम सेल्स के लिए वो लेबोरेटरी के संसाधनों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इस मामले में ऐसा संभव नहीं था। उन्हें एक नया रास्ता चाहिए था। तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, मुझे उस कंपनी से संपर्क करना होगा जिसके साथ मैंने पहले काम किया था, रिएक्शन केमिस्ट्री। एक ऐसी कंपनी जो रासायनिक संश्लेषण के जरिए पदार्थ बनाती थी। अगर वो इस दवा को यहाँ भेज दे तो वो कोशिकाओं और जानवरों पर इसका परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन रिवर जानते थे कि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षण तो एक बात थी, लेकिन असली समस्या थी पैसा। पेटेंट रजिस्टर कराने में भारी खर्चा था और रिवर पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे थे। उनके माता पिता का कर्ज चुकाने में सालों लग सकते थे। अतिरिक्त पैसों का इंतजाम कैसे हो, वो सोच में डूबे थे। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर पीटर का नाम चमका।
क्या हाल है दोस्त? पीटर की आवाज में गर्मजोशी थी। मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, सोचा पूछ लूं कि तुम ठीक से खा पी तो रहे हो ना? रिवर ने हल्के से हंसते हुए कहा, बस भूखा हूँ। तुमने सही वक्त पर फोन किया। कुछ देर बाद दोनों एक नजदीकी रेस्तरां में मिले। अंदर घुसते ही रिवर ने पूछा, तुमने बार एसोसिएशन से डिग्री पूरी कर ली? पीटर ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, अब मैं एक जिम्मेदार वकील हूँ। दोनों ने एक मेज पर बैठकर ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। रिवर ने इतनी तेजी से खाना शुरू किया कि पीटर ने हंसते हुए कहा, थोड़ा धीरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारा खाना छीन लेगा। लेकिन फिर उसने रिवर के चेहरे पर उदासी देखी। क्या बात है, कुछ हुआ? रिवर ने चम्मच नीचे रखा और एक ठंडी सांस ली। फिर धीरे से बोले, पीटर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? पीटर हक्का बक्का रह गया। मैंने अभी अभी प्रोबेशन पूरा किया है, मेरी तनख्वाह अभी कम है। क्या तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो गया है? रिवर ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। पीटर की उत्सुकता बढ़ गई। फिर अचानक पैसे क्यों चाहिए? कहीं तुमने माइक्रो लोन तो नहीं लिया? रिवर ने गहरी सांस ली। मैंने पहले माइक्रो लोन लिया था, 30 मिलियन। पीटर कुर्सी से उछल पड़ा। 30 मिलियन? सचमुच? रिवर ने शांत स्वर में समझाया, ये मेरे माता पिता का कर्ज था। मैंने हर तरह से उसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया, इसलिए मुझे लोन लेना पड़ा। मेरी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई, लेकिन ये उस वक्त का एकमात्र रास्ता था। पीटर ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर अब पैसे क्यों चाहिए? रिवर का चेहरा गंभीर हो गया। मैं एक नई दवा बनाने जा रहा हूं। पीटर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दवा? आइजन के लिए? नहीं, रिवर ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे अकेले करूंगा। दवा बनाऊंगा, पेटेंट रजिस्टर कराऊंगा और बेच दूंगा। पीटर ने गंभीरता से देखा। तुम गंभीर हो ना? फिर उसने सिर हिलाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं। सर्विस इन्वेंशन का कानून है, भले ही तुम घर पर अपने खाली समय में दवा बनाओ, कोर्ट में ये माना जा सकता है कि तुमने कंपनी में मिले अनुभव और ज्ञान से ये किया है। अगर तुम कैंसर रोधी दवा बनाते हो तो वो भी कंपनी की होगी। रिवर ने टेबल पर रखा शराब का गिलास उठाया और एक घूंट में पी गए। मैं जानता हूं, लेकिन मैं कैंसर की दवा नहीं बना रहा, ये फ्लू की दवा है। पीटर का मुंह खुला रह गया। फ्लू की दवा? हाँ, अगर मैं इसे बना सका तो मैं एक घर खरीद सकता हूं। पीटर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे प्राकृतिक विज्ञान के सवालों से उलझा रहे हो, लेकिन गंभीरता से पेटेंट कराना आसान नहीं। अगर कंपनी ने तुम्हारे पेटेंट का खर्चा उठाया तो सुप्रीम कोर्ट उसे उनकी संपत्ति मान सकता है। रिवर ने जवाब दिया, मैं आइजन में कैंसर रोधी दवाओं पर काम करता हूँ। फ्लू की दवा इससे पूरी तरह अलग है। फिर उन्होंने रुककर कहा, बस मुझे एक अच्छे पेटेंट वकील से मिलवा दो। पीटर ने हैरानी से देखा, तुम बिल भी चुकाओगे? रिवर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। पीटर ने आखिरकार हार मान ली और उसे एक पेटेंट वकील का संपर्क दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।